नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। हम एमए प्रीवियस का जो पहला पेपर है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी उसको पढ़ रहे हैं और आज जो हमने टॉपिक लिया है वह टॉपिक है फ्रैंकफर्ट स्कूल जोर्गेन हैबरमॉस का नव मार्क्सवाद का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, ये भी समाजशास्त्र के जो एडवांस थ्योरीज़ हैं, उच्चतर जो सिद्धांत है उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और समकालीन समाजशास्त्र को अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए, समझने के लिए जोर्गेन हैबरमॉस के नव मार्क्सवाद को और फ्रैंकफर्ट स्कूल को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ हमें ये समझना ज़रूरी है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से यहाँ क्या तात्पर्य है, फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, फ्रैंकफर्ट स्कूल का संबंध समाजशास्त्र में समाज वैज्ञानिकों के एक उस समूह से हैं जिसने समाज के आलोचनात्मक सिद्धांत को, क्रिटिकल थ्योरी ऑफ सोसाइटी को स्थापित किया है। वस्तुतः यूरोप में इसको मार्क्सवाद भी कहा गया है। फ्रैंकफर्ट स्कूल एक तरीके से जो समाज वैज्ञानिक है, सामाजिक अनुसंधान करता है, दर्शन शास्त्री है, उन विद्वानों का एक समूह है। उन्होंने 1923 के अंदर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया था, द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च। तो उस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जो भी समाज वैज्ञानिक अनुसंधान करता दर्शन शास्त्री थे, उन सभी को फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से जाना जाता है और उन्होंने समाज का आलोचनात्मक सिद्धांत दिया है, क्रिटिकल थ्योरी ऑफ सोसाइटी। उन समाज वैज्ञानिकों ने पूंजीवादी समाज और जो प्रचलित सिद्धांत हैं उनकी आलोचना की है, इसलिए उसको हम क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं, यानी आलोचनात्मक सिद्धांत कहते हैं। वैसे ये जो वर्ड है क्रिटिकल, इसकी पृष्ठभूमि ये है कि यूरोप में जो प्रबोधन काल था, एनलाइटनमेंट पीरियड था, उसमें जो भी मानववादी थे, सदारवादी चिंतक थे, उन्होंने तार्किकता का प्रयोग किया और तत्कालीन समाज में जो रूढ़िवादी धार्मिक ग्रंथ और विडंबनाएं, विकृतियाँ थी, उनकी आलोचना के लिए उन्होंने क्रिटिकल या क्रिटिक टर्म का प्रयोग किया था। उसी से ही समाज का क्रिटिकल, सोसाइटी की क्रिटिकल थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में 1923 में द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च की स्थापना की गई और इससे जुड़े हुए जो भी समाज वैज्ञानिक शोध करते हैं उन सभी को हम फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक और समाज वैज्ञानिक मानते हैं। और उन्होंने तत्कालीन पूंजीवादी समाज और प्रचलित जो सिद्धांत थे जो समाज की व्याख्या कर रहे थे उनकी आलोचना की, इसलिए इसको हम क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं। और इसके जो प्रणेता हैं उनमें जॉर्ज लोकॉक्स हैं, मैक्स हॉर्खेमर है, थियोडर एडोर्नो है। इन समाज वैज्ञानिकों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और इसकी जो उदय की पृष्ठभूमि है, जोर्गेन, उस उदय की पृष्ठभूमि को समझना भी यहाँ पर ज़रूरी है। जोर्गेन हैबरमॉस हैं या जे हैबरमॉस हैं, ये जर्मनी के समाज थे और फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित एक क्रिटिकल थियोरिस्ट थे और इन्होंने नव मार्क्सवाद का अपना सिद्धांत दिया है। तो जे हैबरमॉस का जो नव मार्क्सवादी सिद्धांत है उससे समझने से पहले हमें फ्रैंकफर्ट स्कूल को अच्छी तरीके से समझना है। डियर स्टूडेंट्स, फ्रैंकफर्ट जो स्कूल है, इसकी पृष्ठभूमि को हमने अभी समझा है और इसके उदय के पीछे जो कारण रहे हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल यानी समाज का जो आलोचनात्मक सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी ऑफ सोसाइटी जो अस्तित्व में आई जर्मनी में, और उसके बाद में इस फ्रैंकफर्ट स्कूल से विद्वान समाज वैज्ञानिक जुड़ते चले गए, जिनमें जे हैबरमॉस भी एक प्रमुख नाम है। इसके उदय की एक पृष्ठभूमि रही है, उसको भी हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जे हैबरमॉस
से दूसरे जो समाज वैज्ञानिक हैं उनका समाज को लेकर केंद्रीय चिंतन का मुद्दा क्या रहा है और वो किस सीमा तक उसमें सफल हो पाए और क्या समाज को जिस रूप में वो देखना चाहते हैं क्या उस स्वरूप में लाने में कुछ अपना योगदान दे पाए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमारे लिए फ्रैंकफर्ट स्कूल की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है कि इसके उदय की क्या परिस्थितियाँ थी। डियर स्टूडेंट्स, फ्रैंकफर्ट स्कूल के उदय का जो सबसे बुनियादी कारण रहा है उसमें मैक्स वेबर की जो रैशनैलिटी की थ्योरी है, तार्किकता का सिद्धांत और ब्यूरोक्रेसी का जो सिद्धांत है वह रहा है। वेबर का ये मानना है कि आधुनिक समाज है वो एक रैशनल सोसाइटी है, ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी है और यह एक तरीके से जो मार्क्सवादी जो सिद्धांतकार थे उनके लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। ये मार्क्सवाद के लिए एक तरीके की चुनौती था। दूसरा मुद्दा था इटली में फासीवाद का उदय होता है और रूस में 1934 में स्टालिनवाद का जो उदय हुआ जिसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। इन स्थितियों में ये देखने को मिला कि जो आम जनता है, आम आदमी है, समाज का एक आम नागरिक है, उसके दमन और शोषण से मुक्ति की जो संभावना है वो कमज़ोर होने लगी थी। क्योंकि हमने देखा है कि मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है उसका केंद्रीय मुद्दा क्या है, आखिर मार्क्सवाद क्या चाहता है। मार्क्सवाद एक बौद्धिक आंदोलन है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि समाज की जो नींव है वो द्वंद्वात्मक है और समाज में वर्ग संघर्ष से ही समाज का विकास होता है, समाज में बदलाव वर्ग संघर्ष से ही आता है और समाज में जो शोषण और अन्याय जो नीत है उसको ख़त्म करना, आम आदमी को उससे मुक्ति दिलाना, उसका उत्थान करना, ये मार्क्सवाद का केंद्रीय मुद्दा है। इसको मार्क्सवाद केंद्र में मानकर अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो आम आदमी के शोषण और प्रभुत्व से मुक्ति ये मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत का केंद्रीय मुद्दा है, केंद्रीय समस्या है। तो इस मुद्दे से मार्क्सवाद है वो भटकने लगा था, मार्क्सवाद इसमें सफल नहीं हो पा रहा था। तीसरा मुद्दा है प्रैक्सिस रणनीति। मार्क्सवाद के बाद के जो उत्तर मार्क्सवादी चिंतक हैं जिनकी जो समाज विज्ञान की जो सेंट्रल थीम है वो मार्क्सवाद है, लेकिन वो मार्क्सवाद के साथ दूसरी चीज़ों को भी महत्व देते हैं, दूसरे पहलुओं को भी समझने का प्रयास करते हैं। उनके लिए प्रैक्सिस रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्सिस PRAXIS, प्रैक्सिस एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है सिद्धांत और क्रिया का सम्मिश्रण, संयोग, यानी थ्योरी और एक्शन, इन दोनों का कंपोजिशन, यानी सिद्धांत का प्रयोग इस तरह करना कि वह क्रिया करने को प्रेरित करे जिससे सोसाइटी का जो केंद्रीय मुद्दा है शोषण प्रभुत्व से आम आदमी की मुक्ति, उस केंद्रीय समस्या, केंद्रीय मुद्दे को सुलझाया जा सके। तो इस पर बहुत बल देता है। इन तीन मुद्दों के कारण फ्रैंकफर्ट स्कूल है, यानी समाज का जो आलोचनात्मक सिद्धांत है वह अस्तित्व में आता है। और जे हैबरमॉस इसी फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़ी हुई समाज वैज्ञानिक हैं, जर्मनी के समाजशास्त्री हैं और नव मार्क्सवादी क्रिटिकल थियोरिस्ट्स हैं। जे हैबरमॉस का जो सिद्धांत है उसका जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जे हैबरमॉस का ये मानना है कि मार्क्सवाद है वो अपने केंद्रीय मुद्दे में अपनी बुनियादी विचारधारा के आधार पर सफल नहीं हो पाया है। वो आम आदमी को शोषण और प्रभुत्व से मुक्ति नहीं दिला पाया है
और इसलिए जे हैबरमॉस का ये मानना है कि जो मार्क्सवाद है हमें उसकी कमियों को दूर करना है, उसकी कमियों को जानना है और उनको दूर करके मार्क्सवाद को एक नए बौद्धिक स्वरूप में समाज के सामने प्रस्तुत करना है, समाज को जागरूक करना है, समाज को थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों के लिए तैयार करना है। यानी कि मार्क्सवाद की कमियों को हमें दूर करना है और उससे मार्क्सवाद का जो अपडेटेड वर्जन है, जिस तरह सॉफ्टवेयर बदलता रहता है, नई नई चीज़ें इसके साथ जुड़ती रहती है, इस तरह मार्क्सवाद एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है और नई समकालीन परिस्थितियों में, यानी कि उन समाज वैज्ञानिकों ने ये देखा जब फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना हुई, तब देखा कि मार्क्सवाद है वह आम आदमी के शोषण और प्रभुत्व से मुक्ति के अपने केंद्रीय मुद्दे में सफल नहीं हो पा रहा है और इसकी अपनी सीमाएं हैं। उन सीमाओं को दूर करके इसके बौद्धिक स्वरूप को बढ़ाना जरूरी है। यानी कि मार्क्सवाद का अपडेटेड वर्जन नव मार्क्सवाद है और वो नव मार्क्सवाद प्रैक्टिस पर आधारित है, यानी वो थ्योरी और एक्शन दोनों पर बल देता है, थ्योरी और प्रैक्टिस पर। जे हाबरमॉस की एक पुस्तक भी है इसी नाम से, जो 1963 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर मैंने उसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1963 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक। तो ये जो हाबरमॉस है उनके सिद्धांत का सार है। हाबरमॉस के नव मार्क्सवाद को समझने के लिए सबसे पहले उनकी जो बेस मूलभूत जो रचनाएं हैं उनकी जानकारी होना जरूरी है हमारे लिए। हैबरमॉस ने 1962 में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, और उसके बाद में नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968 में उनकी पुस्तक आती है। उसके बाद में और एक महत्वपूर्ण पुस्तक है लेजिटिमेशन क्राइसिस, जो 1976 में आती है। और महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, जो 1981 में आती है। ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जे हैबरमॉस की, जिसमें उनके नव मार्क्सवादी सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझा जा सकता है। अपने अलग अलग सिद्धांत इसमें इन कृतियों में, इन रचनाओं में उन्होंने प्रतिपादित किए हैं। यहाँ पर नव मार्क्स को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से समझना जरूरी है। सबसे पहले नव मार्क्सवाद की परिभाषा क्या है समाज विज्ञान में, समाजशास्त्र में। डियर स्टूडेंट्स, सरल भाषा में यूँ कहें तो नव मार्क्सवाद एक मार्क्सवाद का अद्यतन संस्करण है, यानी अपडेटेड वर्जन ऑफ मार्क्सवाद इज नव मार्क्सवाद। नव मार्क्सवाद वस्तुतः पारंपरिक मार्क्सवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, और जो इसकी कमियों, मुख्य रूप से आर्थिक निर्धारणवाद जो मार्क्सवाद की बहुत बड़ी कमी है, जो इसकी कमियों को दूर करते हुए इसके बौद्धिक स्वरूप को बढ़ाता है, यह नव मार्क्सवाद है। और जो हैबरमॉस ने जो मार्क्सवाद की आलोचना की है, मार्क्सवाद की सीमाएं और कमियों का उल्लेख किया है, उनका भी जिक्र करना यहाँ पर ज़रूरी है। जोर्गेन हैबरमॉस का यह मानना है कि जो मार्क्सवाद है वो आर्थिक निर्धारणवाद पर बल देता है, यानी कि वो आर्थिक कारक को सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक कारक मानकर चलता है और गैर आर्थिक कारकों की उपेक्षा करता है। जबकि हम देखते हैं कि समाज के विकास और उत्थान में प्रतिस्पर्धा, सहयोग, तकनीक और मानवीय कारक भी, और संस्कृति और दूसरे पहलू भी अहम भूमिका निभाते हैं। और मार्क्स है जो केवल आर्थिक कारक पर बल देते हैं कि उत्पादन प्रणाली है, आर्थिक कारक है, वो समाज की बुनियादी संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर, और इसी पर समाज की सुपर स्ट्रक्चर टिकी हुई है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर में यानी उत्पादन प्रणाली में आर्थिक कारक पर ही संपूर्ण समाज की व्यवस्था टिकी हुई है, और इसमें परिवर्तन होने पर ही समाज में परिवर्तन होता है, समाज में बदलाव होता है, नई समाज व्यवस्था अस्तित्व में आती है।
दूसरी आलोचना ये है कि मार्क्सवाद अधिसंरचना की उपेक्षा करता है। वो अधोसंरचना पर बल देता है, यानी कि मार्क्सवाद जो है वो उत्पादन प्रणाली पर, आर्थिक कारक पर बल देता है, और जो अधिसंरचना है समाज की, जो सुपर स्ट्रक्चर है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, संस्कृति, दर्शन, साहित्य, विज्ञान सब कुछ आ जाते हैं, उनकी उपेक्षा करता है। तो उनकी उपेक्षा करना समाज की यथार्थ व्याख्या के लिए, समाज की समस्याओं के चिंतन के लिए, उन मुद्दों पर समाज को जागरूक करने के लिए उचित नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तीसरा मुद्दा है कि आधुनिक समाज में ये अप्रासंगिक हो गया है। हमने यही देखा कि जब फ्रैंकफर्ट स्कूल की जो पृष्ठभूमि है, वहाँ पर हमने देखा कि मार्क्सवाद अपने केंद्रीय मुद्दे से भटक रहा है, यानी शोषण और प्रभुत्व से मुक्ति में सफल नहीं हो पा रहा है। मार्क्सवाद व्यावहारिक रूप से समाज में क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। तो ये जो कमियां हैं, और आधुनिक समाज जिसमें श्रमिकों की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, उनके हितों के लिए नियम कानून बने हैं, वहाँ पर मार्क्सवाद अप्रासंगिक प्रतीत होता है। चौथा जो मार्क्सवाद का कमज़ोर बिंदु है, या हैबरमॉस के अनुसार जो मार्क्सवाद की आलोचना है, वह यह है कि मार्क्सवाद पराजित हो गया है। कई दुनिया के इस तरह के देश है जहाँ मार्क्सवाद सफल नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार हैबरमॉस ये कहते हैं कि जो मार्क्सवाद है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, और नए परिवेश में उसे परिष्कृत स्वरूप में, संशोधित स्वरूप में सैद्धांतिक रूप से लागू करने और समझने की ज़रूरत है, और यहीं पर नव मार्क्सवाद की नींव पड़ती है। और हैबरमॉस अपना नव मार्क्सवाद का सिद्धांत देते हैं। हैबरमॉस का जो सिद्धांत है उसको समझने से पहले हमें ये जानना है कि हैबरमॉस आखिर समाज के किन मुद्दों को लेकर चलते हैं, और किस तरह अपने वो सिद्धांत को स्थापित करते हैं। हमने मार्क्सवाद की आलोचना पढ़ी है, सारी चीज़ें पढ़ी है। अब हमें यहाँ पर मार्क्सवाद जो हैबरमॉस का जो नव मार्क्सवाद है उसको समझने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि हैबरमॉस है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबद्ध जर्मन समाज वैज्ञानिक है, नव मार्क्सवादी सिद्धांत वेता है, और उनके सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु है वो मार्क्स है, उसी को ही केंद्र में मानकर वो आधुनिक समाज का विश्लेषण करते हैं। हैबरमॉस की जो रचनाएं हैं वो जर्मन भाषा में हैं, और हैबरमॉस प्रैक्टिस पर बहुत अधिक बल देते हैं, यानी कि थ्योरी और एक्शन। वो कहते हैं कि सिद्धांत स्थापित करने के साथ साथ उस सिद्धांत को समाज में लागू करना भी ज़रूरी है, इसलिए वो सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रिय भागीदारी करते हैं। भारत में समाज वैज्ञानिकों में ऐसा प्राय देखने को नहीं मिलता है। भारतीय जो समाज वैज्ञानिक है उनकी सामाजिक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के उदाहरण बहुत कम है। जे हैबरमॉस का ये कहना है कि आज का जो लोकतांत्रिक या नौकरशाही वैज्ञानिक संस्कृति प्रधान जो समाज है उसमें स्वतंत्र संवाद बहुत ज़रूरी है। संवादहीनता एक बहुत बड़ा संकट है इस समाज का, और बहुत सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार कारक है। और जो स्वतंत्र संवाद है उसका आधार तार्किक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, विवेक सम्मत होना चाहिए, यानी रैशनल होना चाहिए। वो आधुनिक समाज की जो विसंगतियाँ हैं उससे समाज को मुक्त करना चाहते हैं, जैसे आधुनिकता की व्याधि है, पैथोलॉजी ऑफ मॉडर्निटी है, और इससे मुक्त करना चाहते हैं। वो व्यवहार और सिद्धांत दोनों को मिलाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि मार्क्सवाद का सार यही है, यह मार्क्सवाद की परंपरा है कि जहाँ सिद्धांत और व्यवहार दोनों को मिलाया जाता है। प्रैक्टिस
का जो ये कॉन्सेप्ट है ये कार्ल मार्क्स का ही है। हैबरमॉस आगे थोड़ा इससे आगे बढ़कर ये भी कहते हैं कि आधुनिकता का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अभी अधूरा है और वो आधुनिक समाज को घायल समाज कहते हैं। ये हैबरमॉस का जो नव मार्क्सवादी सिद्धांत है उसकी बौद्धिक पृष्ठभूमि है कि उनके सामने किस तरह का सामाजिक परिवेश था, किस तरह की सामाजिक समस्याएं थी, उनका केंद्रीय मुद्दा क्या था। उनका केंद्रीय मुद्दा ये था आधुनिक समाज में आधुनिक समाज को वो शोषण और प्रभुत्व से मुक्त करना चाहते हैं। सिद्धांत और व्यवहार का जो सम्मिश्रण है उसको समाज में लागू करना चाहते हैं और एक तार्किक और विवेक सम्मत समाज की रचना चाहते हैं जिसमें शोषण और अन्याय की से आम आदमी को मुक्ति मिले। इन पृष्ठभूमि में हैबरमॉस का जो नव मार्क्सवाद का सिद्धांत है वो अस्तित्व में आता है। उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना की है और ये भी देखा गया कि सोवियत रूप में मार्क्सवाद पराजित हुआ है, वहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ है, श्रमिकों का कल्याण हुआ है और बहुत सारे नियम कानून उनके लिए बने हैं और आर्थिक निर्धारणवाद है, आधुनिक समाज में इसका अप्रासंगिक होना है, अधिसंरचना की जो उपेक्षा कर रहा है, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो मार्क्सवाद की आलोचना के लिए हैबरमॉस ने प्रस्तुत किए हैं। और फिर वो अपना जो नव मार्क्सवाद का सिद्धांत है वो प्रस्तुत करते हैं। उनका ये कहना है कि आधुनिक समाज के लिए हमें आलोचना के साथ पुनर्निर्माण करने की भी ज़रूरत है और वो ये मानते हैं कि जो यथार्थ है वो समाज सापेक्षित होता है और यथार्थ लोगों के दैनंदिन जीवन में अभिव्यक्त होता है। ये मार्क्स का ये हैबरमॉस का मानना है। हैबरमॉस का जो नव मार्क्सवाद है उसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको क्रमवार हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है वेबर की तार्किकता का प्रभाव। हैबरमॉस मार्क्स के विपरीत व्यक्ति की तार्किकता पर बल देते हैं। वो ये हैबरमॉस ये कहते हैं कि व्यक्ति की जो समझ होती है वो अंतर्व्यक्तिनिष्ठ होती है, इंटरसब्जेक्टिव होती है, यानी व्यक्ति अंतर्क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे को समझते हैं। उसमें एक तर्क होता है, व्यक्ति की जो तार्किक क्रिया होती है उससे ज्ञान का निर्माण होता है। तो यहाँ हैबरमॉस व्यक्ति को महत्व देते हैं, जबकि मार्क्स है वहाँ पर अर्थकारक उत्पादन प्रणाली को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और व्यक्ति की क्रिया की जो तार्किकता है उसकी उपेक्षा की गई है। दूसरा बिंदु है हैबरमॉस का जो आलोचनात्मक सिद्धांत है, ये क्रिटिकल थ्योरी है, नव मार्क्सवाद है, वो अभिव्यक्तिशील क्रिया का सिद्धांत है, यानी कम्युनिकेटिव एक्शन है। और वो फ्राइड का जो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है उसको यहाँ प्रयुक्त करते हैं और उसके आधार पर अपनी कम्युनिकेटिव एक्शन का संप्रेषणशील क्रिया का सिद्धांत देते हैं। तीसरा मुद्दा है भाषाविद उपागम। हैबरमॉस ये कहते हैं कि भाषा और व्याकरण के अपने निश्चित नियम होते हैं। उसी तरह उन्होंने समाज को एक्सप्रेसिव रेफरेंस में प्रस्तुत किया है। भाषा के प्रयोग को भाषा के जिस तरह सार्वभौमिक नियम होते हैं उसी तरह समाज के भी सार्वभौमिक नियम होते हैं और हमें उन्हीं को जानना है। चौथा बिंदु है अभिव्यक्तिशीलता का तार्किक सिद्धांत, यानी रेशनल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अभिव्यक्तिशीलता का तार्किक सिद्धांत। अभिव्यक्तिशील जो क्रिया है यानी कम्युनिकेटिव जो एक्शन है उसका संबंध कार्य और श्रम से होता है, ऐसा हैबरमॉस का मानना है। और उनका जो सिद्धांत है उसका उद्देश्य इसी अभिव्यक्तिशील क्रिया यानी कम्युनिकेटिव एक्शन के माध्यम से सांस्कृतिक उद्विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको समझना है। मार्क्स जो है वो श्रम और कार्य पर बल देते हैं, जबकि हैबरमॉस है वो कि ये कहते हैं कि हमें कम्युनिकेशन, अभिव्यक्तिशीलता और भाषा को समझना है। तो हैबरमॉस का जो नव मार्क्सवाद का सिद्धांत है
वो मार्क्स को केंद्र में तो रखता है, लेकिन श्रम और कार्य के साथ साथ अभिव्यक्तिशीलता यानी कम्युनिकेशन और तार्किकता, रैशनैलिटी पर बल देता है। और इस पर बल देने का एक कारण है, इन चीज़ों का जिक्र हैबरमॉस ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में किया है, जो 1981 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने कम्युनिकेशन और भाषा का बहुत विशद विश्लेषण किया है। उन्होंने अपना तर्क दिया है कि हमें एक रेशनल सोसाइटी का निर्माण करना है, एक विवेक सम्मत समाज का निर्माण करना है, जो स्वतंत्र हो और अभिव्यक्तिपरक हो, एक्सप्रेसिव हो, और जहाँ व्यक्ति का संप्रेषण पूर्ण और सभी बंधनों से मुक्त हो, यानी व्यक्ति मुखर हो और वो अपने अन्याय और शोषण से मुक्ति के लिए संघर्ष करें। यानी हैबरमॉस एक सिद्धांत देते हैं और वो ये कहते हैं कि सिद्धांत देने का उद्देश्य एक रेशनल सोसाइटी का निर्माण करना है। रेशनल सोसाइटी यानी कि ऐसी सोसाइटी जो स्वतंत्र और जिसमें अभिव्यक्ति परकशीलता है, लोग मुखर होकर अपनी बात प्रस्तुत कर सकें, अपने शोषण और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा सकें, और यह तभी संभव है जो उसका संप्रेषण बिना किसी बंधन के हो और पूर्ण हो। तो यहाँ पर हैबरमॉस अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में ये बात प्रस्तुत करते हैं। और जो हैबरमॉस का नव मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है, उसके ये 4 महत्वपूर्ण आधार बिंदु हैं, यानी वेबर की तार्किकता, फ्रॉइड का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सिद्धांत, भाषाविद उपागम और अभिव्यक्तिशीलता का तार्किक सिद्धांत। इनके आधार पर हैबरमॉस का ये नव मार्क्सवादी जो सिद्धांत है वो स्थापित होता है और वो समाज को इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और अपने केंद्रीय मुद्दे यानी कि शोषण और प्रभुत्व से मुक्ति पर बल देते हैं। और उनका जो ज्ञान, हित और साधन का जो सिद्धांत है वह भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हैबरमॉस अपने नव मार्क्सवादी सिद्धांत में हित, ज्ञान और साधन का एक त्रिकोणीय वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। ये उनकी पुस्तक नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट में, जो 1968 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ हैबरमॉस 3 मुख्य हितों की चर्चा करते हैं और आम आदमी है उन्हीं हितों की पूर्ति के लिए संघर्ष करता रहता है। हमारे कुछ सोसाइटी के अंदर सब हित होते हैं और इन हितों की पूर्ति के लिए ज्ञान होता है और उसके लिए साधन होता है। तो इन 3 जो श्रेणियाँ हैं उनका उन्होंने बहुत ही विशद विश्लेषण अपनी पुस्तक नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट में किया है। उन्होंने 3 प्रकार के हित बताए हैं। ये हैबरमॉस के नव मार्क्सवादी सिद्धांत का ही एक भाग है। हमने हैबरमॉस के नव मार्क्सवादी सिद्धांत के सार को समझ लिया है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें, अन्य महत्वपूर्ण बातें जो उसी से जुड़ी हुई है, उन्हीं में से एक बात हैबरमॉस का ये हित, ज्ञान और साधन का त्रिकोणीय वर्गीकरण है, जिसको हमारे लिए समझना जरूरी है। उन्होंने 3 प्रकार के हित बताए, यानी समाज में व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा है वो इन्हीं 3 हितों के लिए कर रहा है। इनमें पहला हित है तकनीकी हित। तकनीकी हित का तात्पर्य है पर्यावरण पर नियंत्रण करना और उसके माध्यम से जीवन स्तर को, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, यह तकनीकी हित है। दूसरा है व्यावहारिक हित, यानी कि समाज की निर्वचनात्मक समझ हासिल करना, एक व्यावहारिक समझ हासिल करना कि आखिर समाज की क्या कार्य प्रणाली है, समाज किस तरह काम करता है। ये जो व्यावहारिक समझ हमें समाज के बारे में मिलती है इंटरप्रिटेशन के द्वारा,
जो भी सिद्धांत है, जो भी ज्ञान है, उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, उसके आधार पर समाज के बारे में हमारी जो व्यावहारिक समझ बनती है वो व्यावहारिक हित है। और जो समाज में शोषण और प्रभुत्व है उससे मुक्ति है वो उद्धारक हित है, इमेंसिपेटरी इंटरेस्ट। ये 3 मुख्य हित हैं समाज में व्यक्तियों के: तकनीकी हित, व्यावहारिक हित और उद्धारक हित। अब इन 3 हितों से जुड़े हुए 3 ज्ञान हैं। जो तकनीकी हित है वो अनुभवी ज्ञान से प्राप्त होता है। अनुभवी ज्ञान का तात्पर्य है कि भौतिक दुनिया के जो विभिन्न तत्व हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना। और व्यावहारिक जो हित है वह हमें ऐतिहासिक ज्ञान से मिलता है, यानी कि जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उनके निर्वचन से शास्त्रीय ग्रंथ है या जो समाज का जो साहित्य है वह हमें समाज के बारे में व्यावहारिक समझ देता है। तो इसका आधार, व्यावहारिक हित का आधार ऐतिहासिक ज्ञान है। तो ये ऐतिहासिक ज्ञान है वो व्यावहारिक हित से जुड़ा हुआ है। और तीसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर हैबरमॉस ने जोर दिया है, वो है विवेचनात्मक ज्ञान, क्रिटिकल नॉलेज। यानी कि यह वह ज्ञान है जो मनुष्य से पर हो रहे शोषण और अन्याय को, प्रभुत्व को उजागर करता है और उससे मुक्ति का रास्ता बताता है। और इससे जुड़ा हुआ हित है वो उद्धारक हित है, इमेंसिपेटरी हित है। और इन तीनों हित और तीनों ज्ञान से जुड़े हुए साधन हैं। वो साधन है क्रियाकलाप, वर्क, दूसरा भाषा और तीसरा प्राधिकार। यानी कि तकनीकी जो हित है उसकी पूर्ति का आधार अनुभवी ज्ञान है और वो हमें क्रियाकलाप से, वर्क से, एक्शन से प्राप्त होता है। उसका साधन क्रियाकलाप है। जब हम वर्क करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, एक्शन करते हैं तो हमें अनुभवी ज्ञान मिलता है, उससे हमारे तकनीकी हितों की पूर्ति होती है। दूसरा है व्यावहारिक हित, उसका आधार ऐतिहासिक ज्ञान है और उसको प्राप्त करने का साधन भाषा है। यानी भाषा के ज्ञान के आधार पर ही आप ऐतिहासिक शास्त्रीय ग्रंथों को, समाज के साहित्य को, समाज से जुड़ा हुआ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये ऐतिहासिक ज्ञान है और ये हमारी व्यावहारिक हितों की पूर्ति करता है। ना, समाज के बारे में हमें व्यावहारिक समझ प्रदान करता है और समाज में हम बेहतर ढंग से जीवन जी पाते हैं। तीसरा जो उद्धारक हित है, जो आदमी की शोषण और प्रभुत्व से मुक्ति दिलाने वाला हित है, इमेंसिपेटरी इंटरेस्ट है। उसका आधार विवेचनात्मक ज्ञान है, क्रिटिकल नॉलेज है, जो समाज में जो शोषण है, प्रभुत्व है, अन्याय है, उसको उजागर करता है। और ये हमें प्राधिकार, अथॉरिटी से हासिल होता है। यानी अथॉरिटी है वह इसको प्राप्त करने का साधन है। यानी प्राधिकार है, जो वैधानिक सत्ता है, प्राधिकार है, उसी के आधार पर हम विवेचनात्मक ज्ञान हासिल कर सकते हैं। यानी समाज में जो शोषण है, प्रभुत्व है, अन्याय है, उसको उजागर कर सकते हैं और उस विवेचनात्मक ज्ञान के आधार पर ही समाज में उद्धारक हित की पूर्ति की जा सकती है, यानी इमेंसिपेटरी इंटरेस्ट की पूर्ति की जा सकती है। यानी जो समाज के लोग जो अनावश्यक शोषण, प्रभुत्व और अन्याय से ग्रस्त है उनको मुक्त कराया जा सकता है, उससे उन्हें मुक्ति दिलाई जा सकती है। और हैबरमॉस ये कहते हैं कि ये जो भी ज्ञान है इनमें विवेचनात्मक जो ज्ञान है वही हमें इस शोषण और प्रभुत्व से मुक्ति दिला सकता है। तो ये हैबरमॉस का हित, ज्ञान और साधन का त्रिकोणीय वर्गीकरण का सिद्धांत दिया है। इसके अलावा हैबरमॉस ने समाज में वैधता के संकट, लेजिटिमेशन क्राइसिस की भी बात की है। वो उनकी कृति लेजिटिमेशन क्राइसिस जो 1976 में प्रकाशित हुई थी, इसमें वो कहते हैं कि आधुनिक जो विकसित पूंजीवादी समाज है वो वैधता के संकट से जूझ रहे हैं और समाज की जो व्यवस्थाएं, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक, वो तीनों ही आर्थिक संकट है, विवेकीकरण का संकट है, अभिप्रेरणा का संकट है और वैधता का संकट है। इन संकटों से जूझ रहे हैं। ये उनका वैधता के संकट का सिद्धांत है। और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत उनका संप्रेषणशील क्रिया का सिद्धांत है, जिसका विवेचन हमने भी
जिसका संक्षिप्त विवेचन हैबरमॉस के 9 मार्क्सवाद के जो 4 बिंदु है उनका अध्ययन करते समय हमने किया है। इस प्रकार हैबरमॉस अपना 9 मार्क्सवाद का ये सिद्धांत है जो स्थापित करते हैं। हैबरमॉस का ये मानना है कि वर्तमान में जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो गिरावट आ रही है उसका मूल कारण पूंजीवाद का विस्तार और अधिकारी तंत्र या कानून द्वारा अनावश्यक सामाजिक नियंत्रण है, ऐसा हैबरमॉस मानते हैं। जिस तरह मार्क्सवाद की अपनी सीमाएं हैं, कमियां हैं, उसी तरह हैबरमॉस के सिद्धांत की भी अपनी सीमाएं हैं, कमियां हैं। और J.H. टर्नर है, प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक है, उनकी पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजिकल थियोरी। उनका ये मानना है कि हैबरमॉस का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कम और विचारधारा अधिक है और इसमें व्यवस्थित स्वरूप का अभाव है और ये एक तरीके से दर्शन शास्त्रीय विश्लेषण है। तो इस तरह हैबरमॉस के सिद्धांत की भी समीक्षा समाज वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, लेकिन अंत में निष्कर्ष के रूप में हम ये पाते हैं कि उनका सिद्धांत है वो मार्क्सवाद का एक परिष्कृत और परिवर्धित संस्करण है जो मार्क्सवाद की कमियों को दूर करते हुए इसके बौद्धिक स्वरूप को विस्तृत करता है और समकालीन परिस्थितियों में समाज को बेहतर ढंग से समझने के लिए समाज का जो केंद्रीय मुद्दा है शोषण और प्रभुत्व से मुक्ति के लिए प्रैक्टिस पर बल देते हुए आम आदमी को शोषण और प्रभुत्व से मुक्ति के उद्देश्य पर दृढ़ अडिग है, यानी कि ये उनके सिद्धांत का सार है। फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो सार है जिसकी स्थापना का, उसको हैबरमॉस ने आगे बढ़ाया है और अपने सिद्धांत के माध्यम से समाज को बेहतर ढंग से समझने का एक नवीन प्रयास उन्होंने किया है। तो हैबरमॉस के सिद्धांत, 9 मार्क्सवादी सिद्धांत का एक संक्षिप्त सारगर्भित विवेचन मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। थोड़ा सा ये लंबा हो गया है हमारा डिस्कशन, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हैबरमॉस का 9 मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है उसको समझने में आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।